हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मोस्ट अवेटेड सेकेंड राउंड का एमपी की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपके सामने है और वो आ चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। तो काउंसलिंग जो प्रोसीजर है वो टेक्निकली स्टार्ट हो चुकी है और कल उसका वैकेंसी जो पब्लिकेशन है कि भाई टोटल वैकेंसी कितनी हुई है, जहाँ तक वैकेंसी की बात कर लें सबसे पहले, तो आज इसके साथ में एक और नोटिस डला हुआ है जिसमें किसकी बात की गई है। तो एमपी में एक और नया कॉलेज खुलने जा रहा है जिसकी 150 सीट्स, मानसरोवर कॉलेज सीहोर जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसकी 150 सीट 150 सीट्स सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में इंक्लूड होने जा रही है। साथ ही साथ आपका 50 सीट्स जो एलन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर की कम हुई थी वो फिर से इस काउंसलिंग में आने जा रही है। तो कुल मिला के आपकी जो 200 सीट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेज में सेकेंड राउंड में बढ़ने वाली है। तो अगर हम बात करें कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर अभी तक कितनी सीट्स बढ़ चुकी है सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में, तो 250 जो है आपकी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं और 200 सीट्स आपकी कितनी आज के नोटिस में बढ़ी है। टोटल कितनी सीट्स हो गई है? 450 सीट्स प्राइवेट कॉलेज के अंदर बढ़ गई है। काफ़ी ऐसे बच्चे जो कहीं बाउंड्री पर रुक रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है ये। और जहाँ तक बात है कट ऑफ की, कि जो प्राइवेट वाले बच्चे सोच रहे थे कि कट ऑफ अब कम होना चाहिए, तो ठीक है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो पहले मैंने कहा था कि मेनली जो कट ऑफ कम होता है, जैसे जैसे हम नीचे रैंक पर जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाती है इसका मतलब क्या होता है कि एक नंबर के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो जैसे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों के लिए बताया था कि जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है उससे आप 4 से 5 नंबर 6 नंबर कम कर लीजिए, बस वही, बस बहुत से बहुत 6 मैंने बोला था, वही मॉपअप का कट ऑफ रहेगा। तो अभी भी जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनके लिए यही चीज़ एप्लीकेबल है ना। आप मॉपअप तक जाते जाते 6 से 7 नंबर का कट ऑफ जो है आप डाउन कर लीजिए। तो ऐसे बच्चे जो प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और मतलब प्राइवेट कॉलेज, तो उनके लिए ये थोड़ा रास्ता खुल गया है। एक चीज़ उनके लिए और आसान हो गई है कि कट ऑफ और कम होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट्स बढ़ चुकी है। मैंने टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया है गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स के रिगार्डिंग भी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम देखें यहाँ पर, तो सिंगरौली में 100 सीट्स, अगर अपन उसमें से 15 हटा दे तो 85 सीट्स सिंगरौली में बढ़ी है। श्योपुर जो कि नया मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट है, तो 85 वहाँ भी बढ़ी है। तो 170 सीट्स हमारे पास ये बढ़ चुकी है। इसके अलावा आपका जो सागर मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, तो सागर मेडिकल कॉलेज जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर 25 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ था। तो उसमें अगर अपन जोड़ ले तो 195 सीट्स ये हो गई है। छिंदवाड़ा में 50 सीट्स इसमें बढ़ी है। तो लगभग 245 सीट्स अगर हम सबको जोड़ लें तो गवर्नमेंट कॉलेज में इंक्रीज़ हुई है। तो 245 सीट्स से और 450 सीट्स आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स इंक्रीज़ हो गई है सेकेंड राउंड में। तो इससे कट ऑफ डाउन होने की संभावना है। और अगर आप चाहते हैं ये कि कितना मिनिमम टू मिनिमम कट ऑफ कम हो सकता है, तो मिनिमम टू मिनिमम मतलब ये समझ के चलिए कि जिस कैटेगरी का जिस भी कॉलेज के लिए जो भी कट ऑफ था उसमें आप ये समझ के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये रेंज मैंने आपको 6 बताया था, तो आप 7 नंबर कर लीजिए। और प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर ये नंबर की रेंज कट ऑफ कम होने की रेंज 5 नंबर है तो आप उसको भी 7 नंबर कर लीजिए। मतलब कोई फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि सीट्स बढ़ी, उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है कि मैंने जैसा कि बताया डेंसिटी जो है हमेशा वो इंक्रीज़ होती जाती है नीचे जाते हुए, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, कुछ नंबरों का फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, है ना। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है हमारे रिगार्डिंग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। तो इसमें वैकेंसीज पब्लिकेशन जो है वो आपका 16 तक हो जाएगा कंप्लीट। और कल जो है आपका मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है, कि जो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, जिन्होंने अपग्रेड के लिए ऑप्शन भरा है या जो पहले काउंसलिंग में रजिस्टर करवा चुके थे और अब वो उनको अलॉट नहीं हुआ था लेकिन वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, तो उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। इस लिस्ट से ऐसे बच्चे बाहर हो जाएंगे जिन्होंने विलिंग टू अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को नो किया था, ठीक है, तो वो बच्चे यहाँ से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या होना है, तो फ्रेश चॉइस फिलिंग होना है, ठीक है। फ्रेश चॉइस फिलिंग ये आपको करनी रहेगी और साथ ही साथ आपको लॉक करना भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म यहाँ पर मतलब अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट किया है काउंसलिंग में सेकंड राउंड की, उन्होंने चॉइस फिलिंग तो कर ली लेकिन उसको लॉक नहीं किया, तो फिर उस कंडीशन में, चॉइस लॉक नहीं करने की कंडीशन में, वो आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपका पहला वाला ही रहेगा, वो कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो चॉइस लॉक करना नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा रिजल्ट की जहाँ तक बात है, अच्छा हाँ, 17 सितंबर से आपकी ये 20 सितंबर तक चलने वाली है चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग की प्रोसेस, 4 दिन का समय है। अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट जो रहेगा आपका वो 20 सितंबर है और आपके पास 7 दिनों का समय है रिपोर्टिंग के लिए। तो 22 को रिजल्ट आ जाएगा, तो 23 से लगा के 29 तक आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, कॉलेज में आके अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो मॉपअप राउंड के लिए आपको विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन वाला जो ऑप्शन है वो कब तक खुला रहेगा, तो वो आपका खुला रहेगा कब तक, 23 से लगाकर 4 अक्टूबर तक, 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये ऑप्शन रहेगा, है ना। उसके बाद
आप कैंसिल अपना एडमिशन कब तक कर सकते हैं, तो 23 से लगा के 4 अक्टूबर तक के बीच में आप अपना रिज़ाइन कर सकते हैं कॉलेज। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो रिज़ाइन करते हैं कॉलेज, तो इसमें एक लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट कि अगर आप 14 सितंबर से लगा के और 4 अक्टूबर तक रिज़ाइन करते हैं तो सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2 लाख रुपए यहाँ पर देने रहेंगे, है ना, 2 लाख रुपए आपको जमा कराने रहेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें है कि कोई एनआरआई कैंडिडेट अगर यहाँ से अब एग्जिट लेना चाहता है तो उसको 10 लाख रुपए यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ये नियम इसमें है अभी फ़िलहाल। अगर आप रिज़ाइन करते हो 4 अक्टूबर तक तो 2 लाख रुपए आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए और एनआरआई के लिए 10 लाख रुपए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि सभी कैंडिडेट्स को विलिंग टू अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को यस या नो में जवाब देना ज़रूरी है, ये कंपलसरी रहेगा, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। और बाकी चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये ऑर्डर जो आया है वो सीट इंक्रीमेंट को लेके, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगला जो इसमें दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग इसमें ऑप्शन बताए गए हैं कि जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि अगर सेकेंड राउंड में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो आप सभी को भी प्रीवियस काउंसलिंग जो हुई है पिछले सालों में आपको उसके अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर सिर्फ जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर हम जा रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 10,000 रुपीज़ पे करना है। जो रिजर्व कैंडिडेट्स मतलब OBC, EWS, ST, SC और किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन है, ऐसे कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5,000 रुपये यहाँ पर जमा कराना है। अगर कोई भी कैटेगरी का बच्चा यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए जाना चाहता है या सिर्फ प्राइवेट के लिए जाना चाहता है तो दोनों ही केसेस में आपको जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनको 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा और NRI कोटा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 लाख रुपए यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सारी कैटेगरीज इसमें इंक्लूडेड है एक्सेप्ट ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी को यहाँ पर कुछ भी जमा नहीं करवाना है। तो 1 लाख रुपए जो प्राइवेट कॉलेज के लिए वो जनरल OBC SC तक वाली कैटेगरी को करवाना है, ST कैटेगरी के बच्चों को नहीं करवाना है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फ़ीस जमा कराई है ये किस तरह से होता है, तो ये जो फ़ीस जमा कराई है ये अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपकी फ़ीस में एडजस्टमेंट हो जाएगा और अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो ये आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ऐसा है कि कॉलेज आपका जो जिनको मिल चुका है और वो अगर इस चीज़ को करना चाहते हैं तो इसमें लिखा है कि द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग के लिए किए जाने से पूर्व जमा किए जाने वाले अग्रिम शुल्क का समायोजन प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में जमा कराई गई फीस में समायोजित होगा। तो आपने जो फीस जमा कर दी है पहले राउंड में, है ना, उसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा। तो आप जब MP ऑनलाइन पर जाएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे तो पेमेंट के ऑप्शन में आपको क्लियर ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं किसी कॉलेज में और अब अपग्रेड कराना चाहते हैं इसलिए सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं है ज़्यादा। इसके अलावा इसमें जो लिखा है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है यहाँ पर जो MP के डोमिसाइल वाले हैं उन्हीं को दी जाएगी। बाद में अगर मेरिट नहीं बचती है ना, मतलब MP के बच्चे नहीं लेना चाहते कॉलेज और सीट्स बचती हैं तो फिर नॉन डोमिसाइल को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी MP के अंदर जो MP के मूल निवासी या MP के जो डोमिसाइल वाले हैं उन्हीं को ही दिया जाएगा। तो नॉन डोमिसाइल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। प्रायोरिटी में वो रखेंगे, अगर आपकी सीट्स बचती है देन नॉन डोमिसाइल्स को वो सीट अलॉट की जा सकती है, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है कि अगर मान लो कॉलेज अपग्रेड हो गया तब तो हमको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, है ना। अगर हमारा कॉलेज अपग्रेड हो गया, किसी बच्चे को पहले राउंड में OBC कैटेगरी से कॉलेज मिला था, अब उसकी कैटेगरी अपग्रेड हो गई, मतलब अब वही कॉलेज मिल रहा है लेकिन जनरल कैटेगरी से मिल रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी से मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब भी आपको कॉलेज में जाकर वही सारी प्रोसीजर करनी है, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कॉलेज तो वही है क्यों जाना, नहीं, बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा। ऐसा इस नोटिस में लिखा है कि आप जाइए और वहाँ पर आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, है ना। तो आपको चाहे आपकी कैटेगरी अपग्रेड हुई हो, लिखा रहेगा, है ना, कि कैटेगरी अपग्रेड हो गई है, कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है लेकिन कैटेगरी अपग्रेड हो गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी परिस्थिति हो अपग्रेडेशन की उसमें आपको कॉलेज तक अप्रोच करना पड़ेगा। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे, है ना, सारा आपको वेरिफिकेशन कराना है जो कि बच्चे सब अच्छे से जानते हैं। सारे आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर भी लिए होंगे तो सारे आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। और जो मैं बाकी तो इसमें चीज़ें जो लिखी है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पूरे जो नियम लिखे हैं यहाँ पर वही जो मैं बता चुका हूँ कि अगर एडमिशन नहीं होता है तो रिफंड हो जाएगा, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुल मिला के बच्चों जो सेकेंड राउंड है ना, यहाँ से अब ऐसा है कि अभी मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, है ना। अब सारा प्रोसीजर तो ऑनलाइन है, आपको ज़्यादा ऐसी कुछ खुद से एफर्ट लगाना नहीं है, है ना। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे लेना है प्राइवेट कॉलेज
और मिल रहा है और मुझे चांसेस लग रहे हैं, वही बच्चे वेट करें। पर बेटा जो जिनका नंबर अभी कट ऑफ से जिनके 10-10 नंबर 20-20 नंबर जो नीचे हैं, मेरे ख्याल से उनको वेट नहीं करना चाहिए। वो जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहें, या तो वो BMS वगैरह की आयुष की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जाइए। और साथ ही साथ अगर आपका ये ड्रीम MBBS है तो फिर आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी जो समय बचा है सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, 7.5 महीने, अगर आज से मैं करेक्ट गिनूँ तो। और 7.5 महीने बेटा कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, या दोनों बातें कहूँगा मैं, बहुत बड़ा समय भी नहीं और बहुत कम समय भी नहीं है। 7.5 महीने में ये जंग जीती जा सकती है। अगर आप कल से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप बहुत एक अच्छी मेडिकल कॉलेज की सीट नेक्स्ट ईयर ले पाएंगे। तो मेरा सजेशन आपको सिर्फ यही है कि अगर आपके मार्क्स में फर्स्ट राउंड से 10 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस है तो बेटा प्रोसीजर मैंने पहले भी बताया कि ऑनलाइन है, आप काउंसलिंग में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, उसका मना नहीं है, बट बेटा साइमल्टेनियसली स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर नीट 26। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन बेटा बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर आप सोचिए मॉपअप की जो है पूरा अक्टूबर खींच लेगी, और बीच में कुछ अगर पोस्टपोन हो जाता है तो आप सोचिए कितना समय वेस्ट हो रहा है। तो प्योरली काउंसलिंग के भरोसे नहीं बैठना है। जिन बच्चों को मैं बता चुका हूँ कि 10-10 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो वो तो बिल्कुल भी वेट ना करें। जिस भी मोड से आप पढ़ाई कर रहे हैं तुरंत लग जाइए, और अभी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी करके हम सिलेबस हमारा कंप्लीट करने को देखें, फिर रिवीजन भी लगेगा। तो इस तरह से आप अपना डिसीजन लें। मेरा काम जस्ट ये था कि मैं आपको अपग्रेड कर दूं इस सब चीज़ों में। इसके अलावा भी अगर आप कोई आपके पास डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बच्चों, हैव अ नाइस डे।